बहुत बहुत धन्यवाद भाई डॉक्टर मृत्युंजय जी परमार जी। बहुत विदग्ध संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। एक अच्छा संचालक जब मिल जाता है और विषय की एक परिधि बना लेता है तो कुछ बात कहने का जो जायका है और बढ़ जाता है। भाई डॉक्टर श्लेष गौतम जी, हमारे अनन्य भाई डॉक्टर परिहार जी, हमारे पूर्व जो दो वक्ता रहे इनको विषय दिया गया था, कम से कम इनको एक विषय निर्धारित किया गया था। मेरे सामने कोई विषय नहीं था, तो जब विषय नहीं होता है तो उसके दो प्रभाव पड़ते हैं और अध्यक्षीय उद्बोधन में तो और लागू होता है। पहला प्रभाव ये होता है, संकट होता है कि इतना अच्छा वक्तव्य हो चुका है तो उसमें मैं नया क्या दूं। तो एक तो ये प्रभाव है कि संकट है। दूसरा यह कि आसानी है कि इन लोगों ने बहुत कुछ कहा, उसी में से कुछ निकाल कर मैं अपनी बात को आगे बढ़ा लूँगा। तो दोनों तरह का प्रभाव मेरे ऊपर है। और हमारे सामने बैठे हुए भाई उदयचंद परदेसी जी, आदरणीय लोक मर्मज्ञ अग्रवाल जी, कमल किशोर जी, भाई प्रवीण शेखर जी, और सभागार में हमारे अनुजवत डॉक्टर राघवेंद्र जी, सुशांत जी और सभी मित्र, सभी आत्मीय। मुझे तो इल्म नहीं, एक शेर है किसी का, ये दिलीप कुमार ने अपने आत्मकथा जो लिखी थी उसमें शुरू में ही ये शेर रखा था कि मुझे तो इल्म नहीं आप मशविरा दीजिए, मुझे तो इल्म नहीं आप मशविरा दीजिए, कहाँ छेड़ूं तराना कहाँ तमाम करूं। कहाँ से बात को शुरू किया जाए, क्योंकि जब कोई विषय नहीं होता है तो हमको फ्री स्टाइल में खेलना पड़ता है। बैठे बैठे मैंने कुछ बिंदु नोट कर लिया था। तो सबसे पहली बात तो मुझे एक बात कहनी है, दोनों हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छा अपने विषय का निर्वाह किया, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहनी है कि भाई श्लेष गौतम का जो विषय था वो भोजपुरी साहित्य की काव्य परंपरा था, और भाई अनुपम जी का जो विषय था अवधी लोकगीतों पर था। और दोनों लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, ईमानदारी से अपने विषय का निर्वाह किया है। मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि लोक साहित्य और लोक भाषा का साहित्य, इन दोनों में भेद है। लोक साहित्य का कॉपीराइट लोक का होता है, आप सब उसके कॉपीराइट हैं, हकदार हैं। बैरन रेलिया पिया को ले जाए रे, वो सबका गीत है, क्योंकि उसे रचनाकार का पता नहीं है, वो लोक का गीत है, इसलिए हम उसे लोकगीत कहते हैं। लेकिन जब कोई लोक भाषा में लिखा गीत और रचनाकार पता हो, अनुपम जी ने शुरू में ही संकेत कर दिया था, जब रचनाकार का पता हो तो वह लोकगीत की श्रेणी में नहीं आता है। तो भाई श्लेष गौतम का जो विषय था, इनका भोजपुरी साहित्य था, तो इन्होंने विदेशिया की बात की, बिल्कुल सही बात है। कैलाश जी की बात की, बिल्कुल सही बात है कि वो लोक साहित्य के अंतर्गत वो आते हैं और काव्य परंपरा है एक भोजपुरी की। अनुपम जी ने बात किया, लोकगीतों पर बात किया। लोकगीत और लोक भाषा का साहित्य दोनों में ये फ़र्क है। हमारे परदेसी जी तो 16 संस्कारों पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे गीत, बल्कि इनका तो संग्रह है गीतों का।
ये लोक भाषा के गायक हैं, लोक भाषा के गीतकार हैं, लेकिन लोक साहित्य अलग है। फिराक साहब ने, देखिए फिराक साहब एक जगह कहते हैं कि खड़ी बोली ऐसी बोली है जिसको लोक में कौरवी नाम दिया जाता है, उसमें कोई लोकगीत नहीं है। फिराक साहब की बात को लोगों ने काटा, कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई लोक बोली हो और उसमें लोकगीत न हो। आखिर लोक अपनी बोली में ही बोलता बतियाता है, जो भी विनिमय करता है उसको एक भाषा चाहिए, और भाषा जब उसके पास लोक बोली है तो उसमें गीत गाएगा, उसी में संगीत रचेगा, उसी में नृत्य करेगा। तो बिना बात किए, बिना लोक में संवाद किए कोई बोली संभव कैसे हो सकती है। और बहुत सारे गीत निकाले गए खड़ी बोली से, बहुत सारे गीत। अब तो खड़ी बोली राजभाषा बन गई है, लेकिन बहुत सारे गीत, और बहुत लोगों ने चुराया। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के लोकगीतों को चुराया और अपने नाम से प्रकाशित किया। उदयचंद जी जानते हैं उस चीज़ को, अपने नाम से अमीर खुसरो ने प्रकाशित किया। हमारे छाप तिलक सब छीनी रे मोस्तों से नैना मिलाए के, यह खड़ी बोली का लोकगीत था, अमीर खुसरो ने अपने संग्रह में डाला। और इसी को हमारे यहाँ गीतकार ने जो है कुछ इधर उधर करके उसको फिल्म में भी रख लिया है। तो भोजपुरी और अवधी चूँकि लोक बोलियाँ हैं, और ये कहा जाता है कि लोकगीत मनुष्य का आदिम राग है। मनुष्य जब पहली संस्कृति पैदा हुई उसके सामने, तो वो लोकगीत के माध्यम से ही राग छेड़ता है। पहले समृद्ध शास्त्रीय भाषा नहीं आई, पहले तो लोक भाषा आई। शास्त्रीय भाषा का परिष्कार तो बाद में हुआ, और लोक भाषा किसी एक व्यक्ति ने नहीं गढ़ा, पूरे लोक ने उसको जन्म दिया। इसलिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि भाषा सामाजिक उत्पाद है, समाज गढ़ता है भाषा को। तो दोनों वक्ता, मैं यही देख रहा था कि कहीं अनुपम जी साहित्यकार का कोई गीत न गा दें, किसी साहित्यकार का, और श्लेष जी कहीं लोकगीत न उठा दें। दोनों सजग थे, दोनों सतर्क थे अपनी जगह, और इन्होंने नाम देकर उन गीतों को पढ़ा, और अनुपम जी ने लोकगीतों को स्वर में रखा हमारे सामने। दूसरी बात, लोकगीतों की परंपरा अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक शब्द आया है इसमें, नवाचार। नवाचार को देख लें, नवाचार को समझने, जिसको अंग्रेजी में इनोवेशन कहते हैं, और इनोवेशन की हिंदी नवाचार की गई है। आप ध्यान दीजिए कि नवाचार शब्द हमारा पुराना नहीं है, इनोवेशन की हिंदी करके नवाचार। तो नवाचार है तो आचार भी तो होगा, तभी तो नवाचार है। तो आचार क्या है उसे जानना जरूरी है। किसे हम नव्यता प्रदान करना चाहते हैं, किसे हम नया बनाना चाहते हैं। यह नया बनाने के पहले हमें यह भी जानना है कि हमारा पुराना क्या है, जिसे हम कहते हैं पुरातन। और आज की अगर कोई नई चीज़ है, इसे हम कहते हैं अधुनातन। पुरातन और अधुनातन के बीच में जो कड़ी है, जो कड़ी जोड़ने का काम करता है, वही है सनातन। यह सनातन एक पूरी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में यह पुरातन का तिरस्कार नहीं करता है, परिष्कार करता है उसका।
हमारे यहाँ परिष्कार की एक पुरानी परंपरा है। ऐसा नहीं है कि हम आज इनोवेटिव हो गए हैं, आज हम नवाचार कर रहे हैं। नवाचार तो हमेशा से रहा है। और कहा जाता है कि संस्कृति जिस शब्द से बना है उसका मतलब ही है जो प्रकृति से संस्कारित किया जाए वही संस्कृति है। वरना मूल रूप से आदमी के अंदर भी तो एनिमल इंस्टिंक्ट है, आदमी भी वही जीता है जो एनिमल जी रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? संस्कृति का। उसने अपनी प्रकृति को संस्कारित कर दिया, और जब संस्कारित कर दिया तो वह हमें कल्चर के रूप में, संस्कृति के रूप में हमारे सामने आया। और क्रमशः इस संस्कृति में परिष्कार समय के साथ होता रहता है। कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जिसमें परिष्कार न हो। लेकिन एक चीज़ है यहाँ, एक संस्कृति उदार है तो परिष्कार को जल्दी अपना लेती है, दूसरी संस्कृति थोड़ी रिजिड है तो परिष्कार का प्रतिरोध करती है और काफ़ी लंबे समय बाद उसे अपनाने। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, आपका टेलीविज़न जब आया तो टेलीविज़न पर यह आरोप लगा कि ये नवयुवकों को गुमराह कर रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे थे घर में टेलीविज़न लगाने के विरोधी थे। जो उदार थे उन्होंने जल्दी समझ लिया, और उस जल्दी समझने की वजह से उनके घर में टेलीविज़न आ गया, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही। टेलीविज़न, बहुत सारे लोगों ने टेलीविज़न को ही लाने में बहुत देर की। आज कोई परिवार है क्या जो टेलीविज़न को मना कर दे? यानी टेलीविज़न को सबने स्वीकार कर लिया, मोबाइल को सबने स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि हमारे प्रवीण शेखर भाई बैठे हैं, जो नाटक है, इस नाटक पर इंग्लैंड में, तो हमारे अनुज हैं परमार जी, इंग्लैंड में जो प्यूरिटन पीरियड था 1560 के पहले, 1660 में रिफॉर्मेशन होता है। तो 1660 के पहले कुछ लोग ऐसे सत्ता में आए जो नाटक के विरोधी थे। उन्होंने नाटक को रोक दिया, ड्रामा को बैन कर दिया गया, वहाँ लाइसेंसिंग एक्ट ला दिया गया। और परिणाम क्या हुआ? ड्रामा को जब रोका गया तो उसी के बाद मोटे मोटे उपन्यासों की शुरुआत हो गई, और वो उपन्यास धीरे धीरे समाज में जगह बनाने लगे। आखिर समाज को तो मनोरंजन के लिए कुछ तो चाहिए, कोई विधा चाहिए। और 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वहाँ पर धीरे धीरे ये मोटे मोटे उपन्यास सामने आने लगे। डॉन कोहेटे जैसे आ गया 1600 कुछ ईस्वी में। इस तरह से उपन्यास, अब आरोप लगा उपन्यासों पर भी कि ये सारे उपन्यास युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। जब पामेला छपा तो उसके बाद तो बहुत आरोप लगा कि ये तो गुमराह कर रहे हैं, और उपन्यास को भी बैन करने की कोशिश हुई। लेकिन आज कोई कह सकता है कि उपन्यास को बैन कर दिया जाए? यानी कि हमारी संस्कृति ने उसे स्वीकार कर लिया है, समाज ने स्वीकार कर लिया। इसे ही अंग्रेजी में हम कहते हैं कल्चरल लैग, कि जहाँ से कोई चीज़ नई आती है हमारे पास और जहाँ हम स्वीकार करते हैं, इसके बीच का जो अंतराल है वही है कल्चरल लैग। और कल्चरल लैग किसी समाज में कम होता है और किसी समाज में ज़्यादा होता है। जैसे कोविड के समय इंजेक्शन आया तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया कि इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। सामूहिक विरोध भी हुआ कि इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। कुछ लोगों ने उसे अपने उदारता के साथ स्वीकार कर लिया। यह कल्चरल है, किसी संस्कृति में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। लेकिन परिष्कार की प्रक्रिया जहाँ तक है, नवाचार की जो प्रक्रिया है, वह कभी अवरुद्ध
नहीं होती। हमारे किसी पूर्व वक्ता ने कहा हमारे पहले सत्र में कि शायद कल्पना जी ने कहा कि अगर कोई चीज़ रुक जाएगी, प्रवाह रुक जाएगा तो वो बासी हो जाएगी। इसलिए प्रवाह का चलते रहना, जारी रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारी संस्कृति तो, अब आपके सामने मैं क्या कहूँ, इतने आक्रमण हुए, इतनी संस्कृतियाँ आईं, और इकबाल को भी कहना पड़ा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हरदम रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। अनेक संस्कृतियों के आक्रमण हुए, लेकिन हमारी संस्कृति की जो नित्यता है, शाश्वतता है या सनातन प्रवृत्ति है, वो कभी समाप्त नहीं हुई। और बहुत सारी संस्कृतियां दुनिया में थीं जिनमें कल्चरल लैग बहुत ज़्यादा था, उन्होंने अपने पुराने को काट दिया, वो नई हो गई। लेकिन यही एक सजग होने की ज़रूरत है हमारे सामने। सजग होने की ज़रूरत ये है कि देखिए, दो तरह की प्रवृत्ति है। संस्कृतियों के बारे में कहा जाता है, संस्कृतियों के बारे में ये कहा जाता है कि जब दो संस्कृतियाँ मिलती हैं तो वही संस्कृति सरवाइव करती है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हों, यानी कि जिसकी परंपरा बहुत गहरी हो। वरना जो संस्कृतियाँ जलकुंभी की तरह होती हैं, वो संस्कृतियाँ पानी से निकालिए और वो सूख जाती हैं, तो बहुत सारी संस्कृतियाँ मिट गई। तो यहीं पर सजग होने की ज़रूरत ये है कि दो शब्द जो है आते हैं, एथनोसेंट्रिक और जाइनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक संस्कृति वह संस्कृति है जिसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो यह मान कर चलती है कि हम तो, जैसे अंग्रेज़ भारत में आए थे, यह मानकर वह संस्कृति चलती है कि हम तो सभ्य हैं और हमारे सामने जो है वो असभ्य है। ये पूरा कॉलोनिज्म का जो दौर है वो इसी तरह का है। एथनोसेंट्रिक संस्कृतियाँ आईं और वो हमें गुलाम बनाकर चली गई। दूसरा शब्द है जाइनोसेंट्रिक, और इसका मतलब है कि कुछ संस्कृतियाँ ऐसी हैं जो अपने को हीन मानती ही हैं। हम अपने को हीन मानते हैं, हम अपनी भाषा को हीन मान लेते हैं, हम अपनी संस्कृति को हीन मान लेते हैं। इंटरव्यू में जब जाएंगे तो हमें अंग्रेजी ड्रेस कोड अपनाना पड़ेगा, कहीं बाहर जाना है तो हमें अंग्रेजी भाषा अपनानी पड़ेगी, कहीं भी। तो ये जो यही सजग होना है कि हमारे अंदर कहीं हमारी संस्कृति के अंदर, खान पान में देखिए, जो लोग कांटा चम्मच से खाते हैं उनको हम ज़्यादा सभ्य मान लेते हैं, जो हाथ से खाते हैं उन्हें हम सभ्य नहीं मानते हैं। और अगर हाथ से खाने वाला अपने को ही जो है हीन मान ले, ये खतरा है। और यही सजग होने की ज़रूरत है। संस्कृति की बात जहाँ होगी, नवाचार की बात जहाँ होगी, संस्कारों की बात जहाँ होगी, परंपरा की बात जहाँ होगी, तो वहाँ हमें यही सावधान होने की भी ज़रूरत है। और चूँकि बात तो अनेक आयाम हैं, अनेक संदर्भ हैं, बहुत विस्तार हो सकता है ये विषय। मधु जी तो ये जो भी कार्यक्रम रखती हैं बहुत व्यापक, इनके पिछले सारे कार्यक्रमों से मैं जुड़ा रहा हूँ, बहुत बड़ा फलक रखती हैं, बहुत बड़ा कैनवास रखती हैं। तो उसमें अलग अलग कोण से अलग अलग बातें आती हैं और सब समेकित रूप से हम समृद्ध होते हैं। मैं बनारस में था, लेकिन मैं अखबार पढ़ रहा था इलाहाबाद का, मैं कार्यक्रम के सूचनाओं को देख रहा था। ये खासियत है इनकी। तो मैं, चूँकि समय हो गया है और काफ़ी हो गया है समय, तो वो कहा गया है ना कि ले दे के मेरे पास, साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि भाई जो मैंने सोचा वो आपके सामने रख दिया कि ले दे के मेरे पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम।
बहुत बहुत